लुक ईस्ट पॉलिसी जब आई थी किनके कार्यकाल में आई थी, कौन थे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? आपके यहाँ एक त्योहार जो है आखा तीज करके जाना जाता है ना? हाँ जी। सुनने में आता है कि इस दिन जो है ढेर सारी बाल विवाहें जो है संपादित होती हैं, ढेर सारी बच्चियों का भविष्य जो है नरक में ढकेल दिया जाता है, गर्त में चली जाती है। आप इसे किस रूप में देखती हैं? एक परंपरा, एक त्योहार से जुड़ी हुई चीज है। आखिर इस बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कदम होना चाहिए? अभी जो आंगनबाड़ी का स्तर देखते हैं वो तो बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमने भी देखी है ऐसे कई आंगनबाड़ी। तो उस सिचुएशन में अगर आप वहाँ पर अधिकारी रही हैं तो आपने क्या चेंजेस किए, क्या नवाचार किया वहाँ पर? आप अभी JCTO के पोस्ट पर है ना? क्या होता है इसका फुल फॉर्म? JCTO का फुल फॉर्म? हाँ जी, जूनियर कमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर। क्या बात है, कमर्शियल टैक्स में आप हैं ना? जी सर। ये बताइए, भारत में ऐसी स्थिति क्यों है कि मतलब टैक्स पे करने वालों की संख्या बहुत कम है? लगभग मुझे लगता है कि 1.25 करोड़ या समथिंग इसके आसपास होंगे, जबकि रिटर्न भरने वालों की संख्या जो है 4.5-5-7 करोड़ के आसपास जो है इस तरीके से। तो इतना बड़ा अंतराल क्यों है, ये गैप क्यों है? क्योंकि सर इसमें जो मेन रीजन है कि भारत में असंगठित क्षेत्र में लोग ज्यादा हैं, तो उनकी जो आय की मॉनिटरिंग है वो ऑनलाइन बहुत कम हो पा रही है। और दूसरा, एक कृषि प्रधान हमारा जो देश रहा है, तो उस वजह से भी जो टैक्स का जो आधार है वो कम रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब जैसे GST के तहत सभी जो कार्य हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इससे जो टैक्स का आधार है वो निरंतर बढ़ रहा है। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे इसमें सुधार हो सकता है? हाँ जी सर, हो भी रहा है मेरा। अच्छा, हो भी रहा है। आपसे बोला जाए कि टैक्सेशन में जो है, जो हमारे यहाँ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उनमें सबसे बड़ी खामी क्या है? 2-3 खामी के बारे में बताइए, जिसमें यदि जिसे ठीक कर दिया जाए तो चीजें और बेहतर हो जाए। GST या GST के अतिरिक्त भी सर मैं टैक्सेशन के बारे में अतिरिक्त बता सकती हैं कोई एक? जी सर, एक तो जो हमारे इनकम टैक्स है उसमें डिग्रेसिव टाइप का टैक्स है कि एक प्रॉपर इनकम के बाद जो टैक्स की रेट है वो एक समांतर चलती है, जबकि इसमें हम प्रोग्रेसिव करके और जो ज्यादा आय वाले लोग हैं उनसे ज्यादा आयकर की वसूली कर सकते हैं, जिसका जो लोक कल्याणकारी कार्य है उनमें और अधिक यूज हो पाए। दूसरा, एक सर वही आधार की कमी है, जो टैक्स का जो आधार है वो अभी कम है, लेकिन उसमें निरंतर सुधार हो रहा है, तो भविष्य में डेफिनेटली और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तीसरा सर, एक हमारे जो जैसे अभी GST लागू हुआ है, तो GST की जो फॉर्म है वो बिल्कुल ऑनलाइन है। तो ऐसे में जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं उनको जो इतनी सरलता से वो रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की समझ टेक्नो फ्रेंडली इतनी नहीं है, तो उनको वकील CS को बहुत फीस पे करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है। अगर इसकी प्रक्रिया थोड़ी और सरल हो जाएगी तो व्यापारी हैं वो खुद से पे कर पाएंगे, तो उनके लिए ईजी रहेगा। इससे पहले भी एक बार आप इंटरव्यू फेस की हुई है, RS का इंटरव्यू फेस किया है? जी सर, 2018 में। हाँ जी सर। गुड। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने पॉलिटी से किया है, तो पॉलिटिकल साइंस से भी संबंध है, पढ़ाई से जुड़ी हुई है, या फिर जॉब में आने के बाद वास्ता टूट गया है? तैयारी के दौरान सर जो किया पॉलिटी सब्जेक्ट था सिलेबस में, उस अकॉर्डिंग थोड़ा जुड़ाव रहा है। भारत में जो है कर प्रणाली के ऊपर सुधार को लेकर जो है कोई कमेटी गठित की गई हो, उसके बारे में बताएंगे कुछ? हाँ जी, विजय केलकर समिति है, रंगराजन समिति भी रही है, अभी सर 2 ही याद आ रही है। क्या थी रंगराजन समिति की सिफारिशें, कुछ बताएंगे? रंगराजन समिति की सर वो इनकम टैक्स को लेकी थी, और उनका मुझे पूरा नॉलेज अच्छा, कॉमर्शियल टैक्स से चूंकि जुड़ी हुई है ना? आप बैडमिंटन खेलती हैं? हाँ जी। अभी भी खेलती हैं? हाँ जी। किनके साथ खेलती हैं? भाई के साथ। अच्छा, एक्चुअली सर, हाँ जी, मेरे भाई हैं वो बैडमिंटन को प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले हैं, तो उनके साथ खेलने से ही मेरी हॉबी डेवलप हुई है। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर हैं। हाँ जी। तो आप शादीशुदा हैं? नो सर, अभी शादी नहीं हुई है आपकी। मान लेते हैं आपकी शादी हो जाती है और आपके हस्बैंड बैडमिंटन नहीं खेलेंगे, तो फिर आपकी हॉबी तो बदल जाएगी। सर आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, और अपने अगर कोई स्टेडियम ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारे वहाँ लोकल स्टेडियम है, तो वहाँ आपको सेम इंटरेस्ट के लोग मिल जाते हैं। मान लेते हैं जहाँ आप जॉब में जो है आप पोस्टिंग रहेगी आपकी, वहाँ अगल बगल ना हो स्टेडियम, तब तो सर हम जैसे कि घर में नेट लगा लेते हैं पार्क में,
तो वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। गुड, बट हॉबी तो हॉबी है ना? हाँ जी। अभी जो है भारत की जो विदेश नीति है अपने समीपवर्ती या कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों को लेकर, है ना, किस तरह की रही है? या फिर कह सकती हैं कि जो लुक यदि जो है पूर्वी देशों की बात करें या दक्षिण पूर्वी देशों की बात करें तो वहां पर लुक ईस्ट की जगह जो है एक्ट ईस्ट के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखती है? पड़ोसी देशों को लेकर या एक्ट ईस्ट को लेकर क्या इसमें बदलाव आया है, किस तरह की चीजें? जी सर, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट प्रोग्रेसिव है पॉलिसी। लुक ईस्ट में जहां हम एक फॉर्मली संबंध बनाने की बातचीत की कोशिश कर रहे थे, वीवी नरसिम्हा राव जी की जो पॉलिसी रही, वहीं 2014 से हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि हमारे जो अब विरोधी रीजनल जो पावर्स हैं, चाइना है वो सॉफ्ट लोन की पॉलिसी यूज करके देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, तो भारत भी अब कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ चेक पोस्ट बनाना और म्यांमार के साथ जो उनके मैं दिमाग से स्किप हो गया सर, तो शरणार्थियों की समस्या है, तो इसमें आगे बढ़कर जो भूमिका अदा कर रहा है ताकि जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका धरातल पे भी प्रभाव दिखे, केवल दर्शन मात्र में नहीं। लुक ईस्ट पॉलिसी जब आई थी तो किनके कार्यकाल में आई थी? कौन थे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? वीवी नरसिम्हा राव जी विदेश मंत्री थे सर, मैं थोड़ा डाउट में हूँ, सॉरी। या इंद्र कुमार गुजराल थे, कौन थे? कोई नहीं, तो फैक्ट्स है, फैक्ट्स की कोई सीमा नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एसडीएम बनती है जहां पर आपकी नियुक्ति होती है, ठीक है जी सर, आप कभी जो है अपने परिवार के साथ एक मंदिर में जो है घूमने के लिए आप जाती हैं, ठीक है, वहां पर आप देखती हैं कि वहां पर जो एक तथाकथित जो वहां का पंडित है, हाँ जी, जो वहां का पुजारी है, वह जो है एक महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है, मतलब आग ज्वलित करके जो है उनके ऊपर धुआं फेंक रहा है या फिर और भी तरह डंडे से पीट रहा है, उनके जो है बाल पकड़ के घसीट रहा है। जब आप देखती हैं तो पता चला कि उस महिला के परिजन भी साथ में हैं और इस आधार पर वह उसे प्रताड़ित कर रहा है कि वह जो है उनके ऊपर प्रेत की साया है और वह प्रेत को जो है हटा रहा है। मतलब इस तरह के कुरीतियों के आड़ में जो है इस तरह की घटनाएं वहां पर घट रही है। आप घूमते हुए वहां पर पहुंचती हैं और आपके सामने ये चीजें जो है दिख रही होती है। महिलाओं के जो परिजन है, उनके जो सगे संबंधी है, उस महिला का जो पति है वह भी इस पक्ष में है कि यह जो हो रहा है बिल्कुल सही है, कि इससे मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते और उस समाज का एक सशक्त और एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते आपका वहां पर नैतिक दायित्व तो क्या बनता है? सर, सबसे पहले तो देखने से जैसे प्रताड़ित की सिचुएशन आ रही है और भूत प्रेत का बता रहे हैं, तो डायन प्रथा के तहत ये बिल्कुल इलीगल है, तो इसमें उस पंडित पे कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, कई बार होता है कि कोई महिला जैसे जिनको प्रेत बता दिया जाता है वो मानसिक रूप से परेशान हो, तो हम उनकी जो काउंसलर से काउंसलिंग करवा के और उनको मेडिकेटेड हेल्प दे सकते हैं। और उनके परिवार वालों को भी मैं डेफिनेटली जो ये अंधविश्वास है उसके बारे में समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। ये अभी तो आप सोच सकती हैं कि चलो इस तरह तो रोज घटनाएं होती ही रहती हैं, क्या करना है, नजरअंदाज करो, मेरे एक को रोकने से क्या हो सकता है सोसाइटी? नहीं सर, एक एक से ही एक में बदलाव लाएंगे तभी समाज में बदलाव आएगा। एक है वो आगे चार को बताएगा। आपके यहाँ एक त्योहार जो है आखा तीज करके जाना जाता है ना? हाँ जी। सुनने में आता है कि इस दिन जो है ढेर सारी बाल विवाहें जो है संपादित होती हैं, ढेर सारी बच्चियों का भविष्य जो है नरक में ढकेल दिया जाता है, गर्त में चली जाती हैं। आप इसे किस रूप में देखती हैं? एक परंपरा, एक त्योहार से जुड़ी हुई चीज है। आखिर इस बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कदम होना चाहिए कि यह त्योहार के रूप में रहे और इस कुरीतियों से मुक्त हो? सर बिल्कुल, ये आखा तीज को हमारे अबूझ सावा नाम देकर और बालिकाओं की शादी कर दी जाती है। बाल विवाह की समस्या है, ये राजस्थान का मेजर इशू है। लेकिन इसमें सर अब प्रशासन बिल्कुल सक्रिय है। जैसे मैं खुद ICDS में एज अ सुपरवाइजर कार्यरत थी, तो हमने भी एक न्यूज मिली कि एक 6000 करके काम था, तो वहां पे कि बाल विवाह हो रहा है, तो तहसीलदार सर, हम SDM सर मिलके जाके वो बाल विवाह रुकाया था। तो प्रशासन अब पूरे सक्रिय है और ऐसी घटनाओं पे निरंतर कमी आ रही है। अरे वाह, आपने इस तरह से किया है, अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू। आप जैसे कह रहे हैं कि प्रशासन सक्रिय है, परंतु अगर ऐसी कंडीशन होती है
जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये बाल विवाह ज्यादा होते हैं, है ना, और उसका कारण कहीं ना कहीं ये होता है उनकी आर्थिक स्थिति। तो कोई बड़ी बहन की शादी करते हैं, साथ में छोटी बहन की कर देते हैं। ऐसी कंडीशंस आपके घर में आती है, भाई आप ही के चाचा ताऊ में हैं और ऐसी शादी करनी पड़ रही है, और वास्तव में उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो बाद में दूसरी बार वो शादी कर सके, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इसके लिए मैम एक तो गवर्नमेंट पहले से ही सक्रिय है। उन्होंने कन्या हथलेवा जैसी योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें जैसे 2 बेटियां हैं तो उनकी शादी के लिए योगदान, अगर उनकी अच्छी शिक्षा हो जाती है तो जो धनराशि है उसको भी बढ़ा दिया जाता है, तो वह भी मदद कर सकता है। दूसरा, अगर मेरे परिवार में है और मैं अपनी तरफ से भी जितनी उनकी मदद हो सकी। सारे लोग आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, अब उस कंडीशन में क्या करेंगे? सभी घर वाले अगेंस्ट हो रहे हैं कि भाई करने देंगे, तो होने दें, भेजेंगे नहीं, अभी ये सब चीजें रहता है कि मुकलावा नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में क्या? नहीं मैम, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी बच्ची की जिंदगी खराब हो। क्योंकि अगर मैं खुद का भी सोचूं तो अगर मैंने बहुत पहले शादी कर ली होती तो ना तो मैं इतनी मैच्योर थी कि मैं परिवार और काम संभाल पाती, और जितना मुझे समय मिला है उसमें मैंने सेल्फ डिपेंडेंट भी हुई हूँ, अपनी जॉब भी ज्वाइन की है, पढ़ाई भी की है, और अब मैं मैच्योर हूँ कि मैं परिवार को भी अच्छे से संभाल पाऊंगी। अच्छा, दहेज प्रथा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, स्त्री धन दिया जाता है, हाँ जी, है ना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जहां तक एक पिता और माता अपने मन से अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से उनका अधिकार है कि आप कुछ, क्योंकि आपकी माँ आपके लिए शौक से कुछ लाती है, आपके पिताजी कुछ शौक से लाते हैं, तो वहां तक वह सही है। लेकिन अगर आपको प्रेशराइज करके मांगी जा रही हैं चीजें तो वो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि एक महिला है, उसकी खुद की एक सेल्फ एस्टीम है, उसकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप उसको धन के बराबर रख के उसको वैल्यू नहीं कर सकते। अच्छा, एक RTI एक्ट है, हाँ जी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है मैम। इसके तहत जो कि आम लोग हैं वो सरकारी सेवाओं की जो जानकारी है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी दो दुरुपयोग बताइए जो वर्तमान में हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी मैम, कुछ जो लोग हैं जो खुद को एक्टिविस्ट बोल के, और एक तो समय खराब करते हैं सरकारी ऑफिसर्स का, दूसरा कई बार ब्लैकमेलिंग के इश्यूज भी आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कमी है। तो इसके दुरुपयोग के विरुद्ध भी थोड़ा कानूनी प्रावधान कठोर। जैसे आप बता रहे हैं ICDS में रही थी, तो आपने देखा है कि आंगनबाड़ी में अधिकतर जो लगी हुई कार्यकर्ता वगैरह ये सब लगभग अनपढ़ है ज्यादातर, है ना, और वो जो जिस तरह की वहाँ जो एजुकेशन देनी है, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं इसको भी, है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप उनके लिए क्या करेंगे, कैसे करवाएंगे ये सब तैयार? मैम एक तो मतलब वो टोटली पूरी अनपढ़ नहीं होती, 8 या पहले 5 पास की जो थी, तो वो प्रावधान 70% ऐसी कंडीशन है। हाँ जी, उनका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है। लेकिन मैम मैंने देखा है कि हमारे एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, तो वो बच्चों को खेल खेल में सिखाना, क्योंकि ICDS में प्री प्राइमरी में अर्ली स्कूल जो एजुकेशन होती है वो गेम से होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं हैं जो अभी जो नई रिक्रूट हो रही हैं वो तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई महिलाएं भी रिक्रूट हो रही हैं, लेकिन मैंने उनके काम में कोई अंतर नहीं देखा। उनमें जील होना चाहिए काम करने का, तो वो भी सिखाने में उतने ही माहिर हैं। पर अभी जो आंगनबाड़ी का स्तर देखते हैं वो तो बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमने भी देखी है ऐसे कई आंगनबाड़ी, तो उस सिचुएशन में अगर आप वहाँ पर अधिकारी रही हैं तो आपने क्या चेंजेस किए, क्या नवाचार किया वहाँ पर? एज ICDS में जैसे मैं सुपरवाइजर थी मैम, तो मैंने जो मेरा एक प्रयास था कि मैं महिला जो हमारी वर्कर्स हैं उनको उनके काम की इम्पोर्टेंस बताऊं, क्योंकि जब तक आप अपने काम की इम्पोर्टेंस नहीं जानते तब तक आप उस काम में पूरा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मेरा जब भी मैं उनसे मिलती या हमारी सेक्टर मीटिंग होती, उसमें मेरा ये मोटिव रहता कि मैं उनको बताऊं कि आपका रोल किसी बच्चे की जीवन के लिए, किसी को जीवन दाता भी हो सकते हैं आप, और किसी की मृत्यु का कारण भी बच्चे की हो सकते हैं आप। जैसे कि अगर हमें आयरन टेबलेट किसी को देनी है तो आप आयरन टेबलेट दोगे, आपको कुछ नहीं लगता, आप उसको थोड़ा समझाएंगे तो उस महिला की एनीमिया की समस्या दूर हो सकती है और उसका एक सुरक्षित प्रसव हो सकता है। लेकिन अगर आपने ढिलाई बरती और महिला अनजान है तो जो बच्चा अभी आया ही नहीं है धरती पे, कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु में आपका योगदान हो जाएगा। तो ऐसे में उनको धीरे धीरे अपने काम की वैल्यू पता चली, और मेरे सेक्टर में मैम डेफिनेटली मैंने पूरा सुधार करवाया था।
उड़ान प्रोजेक्ट क्या है? उड़ान मैम महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण की योजना है निःशुल्क। कब स्टार्ट हुई थी? 19 नवंबर 2021 सॉरी। अब बताइए मुझे MGSU का फुल फॉर्म क्या है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। और गंगा सिंह जी का क्या योगदान है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? सबसे पहले तो सर उनको राजस्थान के लिए भागीरथी कहा जाता है, क्योंकि जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान था जो एक वक्त बहुत सूखा और बंजर होता था, तो वहाँ पे उन्होंने जो राजस्थान कैनाल के नाम से गंग नहर का पानी पंजाब से लाया, तो उन्होंने पूरे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की काया पलट कर दी। एक आपका जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था पॉलिटी, और अभी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो है आपका कॉमर्शियल टैक्स। एक अनुच्छेद आता है आर्टिकल 280। हाँ जी। 280 ये किससे संबंधित है? फाइनेंस कमीशन से। और ये कितने सालों में स्थापित होता है, या इसकी जो रिपोर्ट है इसकी क्या प्रासंगिकता है? हाँ जी, प्रति 5 वर्ष से होता है, और इसका सर बिल्कुल पूरा संघवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच करों का बंटवारा किस प्रकार से होगा और उसकी जो सिफारिश है वो वित्त आयोग द्वारा की जाती है। तो GST लागू होने से कुछ फर्क पड़ा है राज्य और केंद्र के बीच में जो कर का बंटवारा हो रहा है? हाँ जी सर, शुरू के 5 वर्ष और अभी भी जैसे कंपनसेशन स्कीम बढ़ा दी गई है कि जो 2014 को बेस मान के कि जितना राज्यों को घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति है वो केंद्र के द्वारा की जा रही है, और लेकिन GST के तहत जो राज्यों में करों का कलेक्शन है वो निरंतर बढ़ रहा है। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, क्या है ये? आप बार बार जिक्र कर रहे थे ICDS। हाँ जी 1098। 1098। और इस पे अगर कोई कॉल करता है तो फोन कॉल उठाता है, किस तरीके की प्रक्रिया मिलती है? चाइल्ड हेल्पलाइन के जो मतलब फोन पे आप अपनी समस्या बता सकते हैं, और उसके लिए आपको वहां से जो लोकल आपके एरिया में जो पुलिस और चिकित्सालय है उससे सुविधा मिलती है। अब आप मुझे बताइए, एक बड़ा चर्चा में रहा यमुना सतलुज लिंक कैनाल। हाँ जी। अभी गाना भी रिलीज हुआ YouTube पे, वो भी बैन कर दिया सरकार ने। हाँ जी। ये है क्या? सर मैं थोड़ा डाउट में हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ये सिद्धू मूसेवाला का जो सॉन्ग था, आप उसी के बारे में बात करें। मैंने सर इसको सुना नहीं, सॉरी। एक आपका रहा है इंग्लिश लिटरेचर। कोई ऐसा कोई फेवरेट राइटर, पोएट्रेस रही हो जिसने आपको प्रभावित किया? विलियम वर्ड्सवर्थ। उनका कोई बताइए मुझे, कोई पोएम के बारे में। या उनकी सर पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेटर और सूनर, वो मुझे मेरे जो कॉलेज टाइम में बहुत अच्छी लगती थी, कि मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है उसमें कि प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ हमें दे सकती है अगर मनुष्य प्रकृति की रिस्पेक्ट करे। ये आजकल बड़ी समस्या देखी जाती है सरकारी स्कूलों में कि एक वर्ग विशेष की महिला है जो बच्चों के लिए खाना बनाती है और पोषाहार या जो भी होता है, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो खाने से मना कर देते कि नहीं ये तो निम्न वर्ग से। इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? समाज में ऐसा सर हो सकता है, तो ऐसे में अगर मैं एज अ ऑफिसर उस एरिया में हूँ तो मैं खुद से पहल करके और वहाँ पे भोजन करके बच्चों के साथ उनके परिवार वालों को मोटिवेट करने का पूरा कोशिश करें। हाँ जी। एक अनुच्छेद है 312। हाँ जी। किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा। हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, हर क्षेत्र पर आपकी अच्छी आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। मतलब जहां तक मेरा अपना अनुभव है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी सफलता जो है तय है इस बार, है ना? निश्चित रूप से हाँ 100% जो है मुझे लग रहा है कि आपको जो है न सिर्फ सिलेक्शन होगा बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। ईश्वर करे कि मेरी यह उम्मीद जो है पूरी हो, है ना, ताकि हम लोग भी अपने इवेल्युएशन पे जो है हम लोगों को भी विश्वास रहे ना। ऐसा लगा चूंकि हम लोगों ने आपस में बात भी किया, मतलब हर तरह से आपकी पकड़ अच्छी है, लगभग हर पक्ष पर जॉब से जुड़े जो जितने भी पक्ष हैं आपने बहुत अच्छे से बताया सारी चीजें।
और भी जो पक्ष थे, मतलब एक क्लियर कट अप्रोच है आपकी, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अप्रोच होने के साथ ही उसे जो अभिव्यक्त करने का जो आपका तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एज ले सकती हैं कैंडिडेट की तुलना में, बेहतर मार्क्स आप गेन कर सकती हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, अच्छे से इसी तरह से तैयार करते रहे। हाँ, बाकी कुछ आप पूछना चाहें? हाँ जी, मेरा एक डाउट है मैम, मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर जैसे मैं मतलब रियलिटी बताने लगती हूँ तो थोड़ा लेंथी और बोरिंग नहीं हो जाता कि मतलब आपको ऐसा लगा कि ये आपने जो आंसर्स दिए वो पॉजिटिवली दिए, सबसे अच्छी बात ये है। एक्चुअली होता क्या है ना, बोर्ड में जो मेंबर्स बैठे होते हैं वो काफी अनुभवी लोग होते हैं। बनावटी उत्तर उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह से है। जैसे किसी से पूछता हूँ कि आप टीचर हैं, टीचर से FRS क्यों बनना चाहते हैं, तो जब ये बोलते हैं ना मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, तो लग जाता है कि सब रटे रटाए घिसे पिटे उत्तर है। लेकिन जब आप वास्तविकता के धरातल पर आकर उत्तर देती है तो वो अपने आप में यूनिक होता है और उसमें सच्चाई झलकती है। तो ऐसा कुछ लगा नहीं हम लोगों को, हर तरह से बेहतर ही लगा। और वास्तविकता ही रखनी है, रियलिटी सबको पसंद आती है। हाँ जी, उसमें फिर सोचना नहीं पड़ता रियलिटी। हाँ, वही चीज है, उसमें कुछ स्ट्रेस नहीं आता है कि क्या बनावटीपन लाऊं। सर ने एक प्रश्न पूछा था बैडमिंटन का, हाँ जी, तो उसमें कोई बनावटीपन नहीं था कि अगर स्टेडियम में वो ज्वाइन कर लेंगे, नेट लगा देंगे। हाँ जी, ऐसा भी नहीं था कि नहीं हम छोड़ देंगे, कर देंगे, ये कर देंगे। तो एक वो वास्तविक प्रतिक्रिया है आपकी जी, और आपके जो पदस्थापन के जो अनुभव है वो वास्तविक लगते हैं। हाँ जी, वो वास्तविक ही वो है। वास्तविक लगते हैं। जैसे बड़ी लंबा हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिलाकर एक संतुलित अप्रोच थी आपकी, तो आपके पक्ष में है, अच्छा है ना? ठीक है, थैंक यू।